नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे टेस्ट नंबर 2 का सॉल्यूशन। यहाँ पे जो डेटा हम लोगों ने निकाला हुआ है वो सारा का सारा वही है जो हम लोगों ने अपने नोट्स के अंदर बनाया हुआ है। ठीक है ना। नोट्स के अंदर हमारा जो पूरा का पूरा डेटा है उसी में से ये सारे के सारे आंसर बनाए हुए हैं। अगर आप में से कोई ऐसा है जिसके नोट्स कंप्लीट नहीं है तो आप एक काम करना, आप हमारी ये जो वेबसाइट है वो फ्री वाली वेबसाइट है और उसका आपको गूगल पे सर्च करना है MUNDWAL है ना, SIR। जब ये लगाओगे तो आपको एक वेबसाइट मिलेगी जिसका लास्ट का जो डोमेन होता है ना, जैसे www.abcd.com होता है, वैसे हमारा जो लास्ट का डोमेन मिलेगा वो .blogspot blogspot.com, ये डोमेन मिलेगा हमारी वेबसाइट का। और उसका जो लोगो टाइप का वो कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा, इस प्रकार का है ना, पीले रंग का ये लोगो आपको दिखाई देगा। वहाँ पे आपको ये सारा का सारा कंटेंट मिल जाएगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण को परिभाषित कीजिए। ये पहले ही पेज में हमारा लिखा हुआ है कि वे पदार्थ जिसमें केवल एक ही प्रकार के अभिकर्मक कण पाए जाते हैं उन्हें शुद्ध पदार्थ कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोगों ने कई बार रिपीट किया है, इसको बार बार रिपीट करने की जरूरत है। उदाहरण के अंदर आप तत्व और यौगिक लिखेंगे, है ना। ये उदाहरण है, यहाँ इनकी परिभाषा नहीं लिखनी है तत्व और यौगिक, क्योंकि पूछी नहीं है परिभाषा, तो हमें क्या डिफाइन करना है, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण को डिफाइन करना है। ओके, तो तत्व और यौगिक उदाहरण हो गए। तत्वों के अंदर हो गया लोहा, है ना, कॉपर और ऑक्सीजन, ये एलिमेंट हो गए। और कंपाउंड के अंदर हो गए हमारे जल और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, दूसरी परिभाषा है हमारी मिश्रण की। इसके अंदर दो चीजें पूछी ना, एक तो शुद्ध पदार्थ, तो शुद्ध पदार्थ की तो हमने लिख दी, इसके उदाहरण भी लिख दिए, है ना। फिर है मिश्रण, तो मिश्रण की परिभाषा लिख देते हैं, उदाहरण लिख देते हैं। तो वे अभिकर्मक जिसमें एक से अधिक प्रकार के अभिकर्मक पाए जाते हो उन्हें मिश्रण कहते हैं। ठीक है ना, जैसे नमक का घोल या चीनी का घोल, वायु, ये मिश्रण के उदाहरण होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि तत्व और यौगिक को उदाहरण सहित समझाइए, धातु, अधातु और उपधातु को परिभाषित कीजिए। ठीक है ना, तो हम लोगों ने शुद्ध पदार्थ का उदाहरण ये पता है ना कि तत्व और यौगिक दोनों शुद्ध हैं। तो वह शुद्ध पदार्थ जिसमें केवल एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं उन्हें तत्व कहते हैं। ठीक है, उदाहरण हो जाएगा इसका कॉपर, आयरन और एयू मानी गोल्ड, सोना। दूसरा है यौगिक, वह शुद्ध पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक रूप से संयुक्त होने से बनते हैं उसे यौगिक कहते हैं। हमारी जो डेफिनेशन है वो हम लोग ये बोलते थे कि वे शुद्ध अभिकर्मक, है ना, वे शुद्ध अभिकर्मक जिसमें एक से ज्यादा प्रकार के, अगर एक प्रकार के हों तो तत्व हो गया, और एक से ज्यादा प्रकार के हों तो उसको क्या बोलेंगे, उसको यौगिक बोलेंगे। लेकिन अनुपात उसका निश्चित होना चाहिए, है ना, ये हम लोगों ने लिखा हुआ है निश्चित अनुपात में, है ना, कि वे शुद्ध अभिकर्मक जो वे शुद्ध अभिकर्मक जिसमें एक से ज्यादा प्रकार के परमाणु निश्चित अनुपात में उपस्थित होते हैं उसे हम लोग यौगिक कहते हैं। ठीक है ना, और उसी चीज को यहाँ पे घुमा के लिखा हुआ है कि वे शुद्ध पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों से, तत्व का मतलब परमाणु होता है ना, के निश्चित अनुपात में रासायनिक रूप से संयुक्त होने से बनता है उसे यौगिक कहते हैं। यौगिक के उदाहरण में क्या होंगे कि यौगिक के गुण उसके तत्वों से भिन्न होते हैं। ये हम लोगों ने H2O, है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से हम लोगों ने जल बनते हुए देखा था। इस प्रकार का उदाहरण हम लोगों ने देखा था कि हाइड्रोजन के जो गुण है वो बिल्कुल अलग हैं, है ना, हाइड्रोजन के गुण बिल्कुल अलग हैं, ऑक्सीजन के गुण बिल्कुल अलग हैं, और इन दोनों के मिलने से जो पदार्थ बना उसके गुण बिल्कुल अलग हैं, निश्चित अनुपात में संयुक्त हुए हैं, और इसके जो गुण हैं वो अपने तत्वों से भिन्न है। यौगिक को केवल रासायनिक विधियों द्वारा ही तोड़ा जा सकता है, भौतिक विधियों द्वारा इसको तोड़ना संभव नहीं है। ठीक है, इसके उदाहरण हो जाएंगे पानी, है ना, जल, सोडियम क्लोराइड जो नमक होता है हमारे घर में साधारण नमक, और कार्बन डाइऑक्साइड इसका उदाहरण हो गया। फिर धातु, अधातु और अधातु को हमें परिभाषित करना है। तो धातु की परिभाषा, वे तत्व जो रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन दान करते हैं, है ना, जो दान करने की प्रवृत्ति रखे उसे धातु कहते हैं, जैसे सोना, चांदी, लोहा, ये इसका उदाहरण हो गया। अधातु के अंदर वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं, है ना, अधातु वे हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, जैसे क्लोरीन, ऑक्सीजन। ठीक है, उपधातु, उपधातु ऐसे तत्व हैं जिनमें कभी धातुओं जैसे इलेक्ट्रॉन दान करने के गुण तो कभी अधातुओं जैसे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का गुण पाया जाता है, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, बोरोन आदि। ठीक है, तो ये हो गया हमारा
क्वेश्चन नंबर 2, इसके अंदर हमें बताना था कि तत्व और यौगिक क्या होता है। तो हम दोनों ने तत्व और यौगिक की परिभाषा लिखी और इनके कुछ उदाहरण भी हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिए। ये तत्व के उदाहरण लिख दिए और ये यौगिक के उदाहरण लिख दिए। ठीक है ना, यहाँ पे देखो, ये हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिए यौगिक के उदाहरण, यहाँ पे ये सारे हम लोगों ने यौगिक के उदाहरण लिख दिए और यहाँ पे ये हम लोगों ने तत्व के उदाहरण लिख दिए। ठीक है, उसके बाद में अगला क्या है, अगला ये था कि धातु, अधातु और उपधातु क्या है। तो हम लोगों ने यहाँ पे धातु परिभाषा लिखी, साथ में उदाहरण लिख दिया। अधातु परिभाषा लिखी, साथ में उदाहरण लिख दिया। उपधातु परिभाषा लिखी और साथ में उदाहरण भी दिया, सिलिकॉन, जर्मेनियम, बोरॉन आदि। फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 3, विसरण को परिभाषित करें। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। विसरण, विसरण को परिभाषित कीजिए। इसकी हम लोगों ने एक छोटी शेडिंग बना के इसको लिखा होगा शायद कहीं पे, कि विसरण को परिभाषित करें में क्या लिखा कि जब दो पदार्थ अपने आप एक दूसरे में समाहित हो जाते हैं, यानी कि मिक्स हो जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को विसरण कहते हैं। जैसे अगरबत्ती की खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है। तो अगरबत्ती की खुशबू जब पूरे कमरे में फैलती है तब क्या होता है कि अगर अगरबत्ती की जो सुगंध होती है ना, जो सुगंध होती है वो मिल जाती है किसके साथ में, वो मिल जाती है वायु के साथ में, यानी इसकी सुगंध वायु में अपने आप समाहित हो रही है, तो इसको विसरण कहेंगे। ये तो पहली लाइन है हमारी, ये तो होगी परिभाषा, और दूसरी लाइन ये है, इसका हो गया उदाहरण। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है कि पदार्थ की भौतिक अवस्था को विस्तार से समझाइए। तो पदार्थ मूल रूप से 3 अवस्थाओं में पाया जाता है ना, कि पदार्थ 3 मुख्य भौतिक अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। अब ठोस के अंदर इसकी जो जो चीजें हम लोगों ने, हम इसके बारे में जानते हैं वो सारे लिख देंगे। पहला कि कण बहुत सघनता से पास पास होते हैं, माने ठोस के कण पास पास होते हैं, इनके बीच आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। ठोस की निश्चित आकृति और आयतन होता है, ठोस को आसानी से संपीड़ित नहीं किया जा सकता, है ना, माने ठोस में संपीड़ितता नगण्य पाई जाती है। ऐसा हम लोगों ने कुछ कहीं पे पढ़ा होगा कि ठोसों में नगण्य संपीड़ितता पाई जाती है, नगण्य। हम ये नहीं बोलेंगे कि नहीं पाई जाती है ना, हम ये नहीं बोलेंगे कि नहीं पाई जाती है, हम क्या बोलेंगे कि नगण्य संपीड़ितता पाई जाती है, अर्थात ठोसों को आसानी से संपीड़ित या कंप्रेस नहीं किया जा सकता। कण केवल कंपन करते हैं, स्थानांतरित नहीं होते, है ना, अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द वो गति करते रहते हैं। उदाहरण हो गए लकड़ी, पत्थर और बर्फ, धातुएं आदि उदाहरण हो गए किसके, ये ठोस के उदाहरण के। दूसरे द्रव, कण ठोस की तुलना में कम सघनता से होते हैं, यानी थोड़े दूर दूर होते हैं, इनके बीच में आकर्षण बल मध्यम होता है। द्रव का निश्चित आयतन तो होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता, ये पात्र का आकार ग्रहण कर लेते हैं जिसमें इनको रखा जाता है। कण एक दूसरे के पास फिसल रहे होते हैं, इसलिए द्रव बह सकते हैं, यानी द्रव के अंदर बहने का गुण पाया जाता है। उदाहरण हो गया इसका पानी, दूध, तेल, पारा, ये द्रव के उदाहरण हो गए। और तीसरा है गैस। गैस के कण बहुत दूर दूर होते हैं, इनके बीच आकर्षण बल नगण्य होता है। गैस का न तो निश्चित आकार होता है और न ही निश्चित आयतन होता है। गैस पूरे पात्र को भर लेती है। गैस बहुत आसानी से संपीड़ित हो जाती है, यानी इनमें संपीड़ितता सबसे ज्यादा पाई जाती है। कण बहुत तेजी से स्वतंत्र रूप से गति करते रहते हैं। इसके उदाहरण हो जाएंगे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हवा आदि, ये उदाहरण हो गए गैस के। तो इसके अंदर हमें क्या करना था, पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं बतानी थी, तो पहले ये बता दिया कि ये 3 भौतिक अवस्थाएं इसकी होती है। पहली के जितने भी पॉइंट हमें पता थे वो लिख दिए, उदाहरण लिख दिए। दूसरी के जितने भी पॉइंट थे द्रव के वो हमने लिख दिए, उदाहरण लिख दिए। तीसरी के जो भी पॉइंट थे हमने लिख दिए, उदाहरण लिख दिए। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ये क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा 4। इसके आगे देखते हैं और क्वेश्चन है क्या। हाँ, 5वां, गलनांक, क्वथनांक और वाष्पीकरण को परिभाषित कीजिए। तो गलनांक देखो, गलनांक के बारे में मैंने बताया था ना कि ये ताप है, कि वह निश्चित तापमान जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हो जाता है उसे उस पदार्थ का गलनांक कहते हैं। उदाहरण के लिए बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर वो पिघल जाती है, तो उसका गलनांक हो गया 0 डिग्री। दूसरा है क्वथनांक, तो वह निश्चित तापमान जिस पर कोई द्रव पदार्थ गैस में परिवर्तित होता है उसे उस पदार्थ का क्वथनांक कहते हैं। उदाहरण हो गया पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है।
अगला उदाहरण हो गया वाष्पीकरण। किसी द्रव का उसकी सतह से धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित होकर वाष्प में परिवर्तित होना, किसी द्रव का उसकी सतह से धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित होना वाष्पीकरण कहलाता है। यह द्रव के क्वथनांक से कम तापमान पर होता है, यानी उबलता है 100 डिग्री पे तो 100 से कम तापमान पर वाष्पीकरण हो जाता है। वाष्पीकरण की दर तापमान, सतह का क्षेत्रफल, आर्द्रता और हवा की गति पर निर्भर करती है। उदाहरण क्या हो गया? कपड़ों का धूप में सूखना, पानी का खुले बर्तन में धीरे धीरे उड़ जाना, ये इसके उदाहरण हो गए। ठीक है ना? तो इसके अंदर इतने क्वेश्चन थे। ये हमारा टेस्ट नंबर 2 कंप्लीट हो गया। गलनांक, क्वथनांक और वाष्पीकरण को पूछा था, परिभाषा लिख दी, एक एक उदाहरण लिख दिया। ठीक है, ये हमारा टेस्ट नंबर 2 कंप्लीट होता है।